तो जब बिजनेसमैन ये कहता है कि भर भर की लीड आ रही है, रेवेन्यू नहीं हो रहा, आप ये बताओ कि क्या आपने लीड अपने ब्लू वालों को दी, ग्रीन वालों को दी, रेड वालों को दी? जब आप लीड किसी को भी दे ही जा रहे हो तो हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से लीड को कन्वर्ट करे। ऑटोमेशन कितना कारगर साबित हो रहा है इस समय सेल्स में? सर, सेल्स के लिए ऑटोमेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। कहाँ इम्पॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। किसी बिजनेसमैन को अपना रेवेन्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ लेकर जाना है, आप उसे क्या 5 स्टेप फॉर्मूला देंगी? आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर उसका मार्केट के अंदर रेड ओशन हो चुका है तो आप उसको कितना भी सजा लो वो नहीं बिकेगा। एआई की जब आप बात कर रहे हो, कुछ 4-5 टूल्स अगर मैं आपसे जानना चाहूँ जो हर एंटरप्रेन्योर को यूज करने ही चाहिए। सर, एक तो है हमारा एम्प्लॉइज हैं, मेहनत करते हैं, लीड्स लगातार आती रहती हैं और उसके बावजूद भी कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही है। तो जब भी कोई कैंपेन शुरू करो, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, 5 पहली लीड अपनी कंपनी के टॉप इंटेलिजेंट एम्प्लॉय को दे दो कि इसको तुझे बेचना है। आप क्या देखती हैं कि जो बिजनेस जो कई सालों से स्टक हैं एक ही रेवेन्यू पर, या फिर जिनकी ग्रोथ नहीं आ रही है या डाउन जा रहे हैं, कहाँ गलती करते हैं, क्या गलती? हम 2 पार्ट में कस्टमर को डिवाइड करती हूँ मैं। मेरे लिए सबसे पहला कस्टमर वो है कि आज अगर किसी को अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग बजट बढ़ाना है, उससे पहले वो क्या क्रॉस चेक करे? 21 दिन में 3-3 दिन बाद आपको कस्टमर्स को कॉल करना है और 21वें दिन भी अगर वो बोले आफ्टर ऑल दिस जो हमने कंटेंट मार्केटिंग की है वो सच में तेरा कस्टमर ही नहीं तो उसको बेचियो भी मत। बेच भी देगा तो जिंदगी तेरी खराब कर देगा। दोस्तों, आज किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या होती है सही सेल्स पीपल ना मिलना। लोग मिल जाते हैं तो टिकते नहीं, और जो टिक जाते हैं वो फ्यूचर में जाकर आपके जैसी ही कंपनी खोलकर आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी कंपनी को फर्श से अर्श तक ले जा सकते हो, और ये सिखाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल जिनके पास 28 साल से अधिक का कॉर्पोरेट अनुभव है, और वो सीओओ हैं आयरा स्किल्स में, जो एक टेक बेस्ड कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं निधि अनेजा जी। उनसे हम बहुत सारी बात करने वाले हैं और ये सभी बातें यकीन मानिए आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? शानदार। शानदार। आज आपकी बहुत सारी प्रोफेशनल नॉलेज की हेल्प हम इस पॉडकास्ट के जरिए लेंगे। जी सर। मैम, अगर हम बिजनेस की बात करें, ऑपरेशंस हो गया, एडमिन हो गया, मार्केटिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पर अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ या फिर मैं बहुत सारे बिजनेस को कंसल्ट करता हूँ, किसी के भी बिजनेस की बात करूँ, सब लोग एक जगह आकर अटक जाते हैं, सही सेल्स के लोग नहीं मिल रहे। जी जी। क्या भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई है या फिर सेल्स वाले लोग ही नहीं बचे हैं? जी सर, देखो आज के ज़माने में ना, जब भी कोई सेल्समैन के पास कोई जॉब ऑफर जाता है या कंपनी का कोई प्रोफाइल जाता है, तो मैं 2 तरीके से समझाती हूँ। एम्प्लॉय आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं वो सही क्यों नहीं मिल रहे, 2 रीज़न है। हाँ जी। सही इसलिए नहीं मिल रहे कि जब एचआर वाला उस तक रीच आउट करता है एम्प्लॉय तक, तो वहाँ पे उसे क्लियरली नहीं बताता कि तेरा रोल क्या रहने वाला है, हमारी कंपनी की दिशा क्या है, दशा क्या है, कंपनी आपको सैलरी कब देगी, आपको इंसेंटिव्स कब मिलेंगे, आपका अप्रेजल कैसा होगा, कितने पुराने लोग हमारे साथ आज तक काम कर रहे हैं, डैट मीन्स आपका फ्यूचर हमारे साथ सिक्योर है, प्लस आपको करना क्या है। यूजुअली आप एचआर को एक प्रोफाइल देते हो, बोलते हो कि हमें ये 4 लोग हायर करने हैं, उनके पास जो अवेलेबल लोग होते हैं वो आपको वो ला के दे देते हैं कि सर यही अवेलेबल है, अभी इनको ले लेते हैं। अब वो अवेलेबल लोग कौन होते हैं? जो जॉब हॉपिंग कर रहे होते हैं, एक जॉब से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आपने उनको naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन अच्छा एक जेडी भेजा है और उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, तो वो आकर आपके पास टिकेंगे ही टिकेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका एचआर आपकी कंपनी को उनके सामने बेचता कैसे है। मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रपोजल ही गलत है। प्रपोजल गलत है, जिसे जॉब डिस्क्रिप्शन हाँ जी। कहते हैं। अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में दुनिया भर की चीज़ें प्रेशराइज लिखी हुई हैं, आपसे ये भी करना है। मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। एक फाउंडर को मैंने बोला आप एक वीपी का मुझे जेडी भेज दो, मैं अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर देती हूँ। सर 2 पन्नों का
2 पन्नों का इतना बड़ा तो सीवी नहीं होता जितना बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन आया। आप कैंडिडेट को आने से पहले ये बता रहे हो कि तुझे अगले साल ये करना है, इस साल ये करना है, तुझसे ये एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन है, और उसको पहले ही प्रेशराइज कर दिया है कि इस कंपनी में इंटरव्यू भी मत दे दो, तेरी हालत खराब होने वाली है। जेडी 3 लाइन का होना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर सेल्स में आपसे ये रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, रेवेन्यू भी बताने की जरूरत नहीं, इट्स अ रेवेन्यू ड्रिवन जॉब, टारगेट ड्रिवन जॉब, ह्यूज इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स एंड शिफ्ट टाइम्स बताने चाहिए, अप्रेजल्स ईयरली। इसके अलावा कोई कैंडिडेट और कुछ नहीं जानना चाहता। और जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन देंगे उतना बेनिफिशियल Beneficial रहेंगे, और जितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे लोग उतना कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आपके पास अप्लाई ही नहीं करेंगे ही नहीं, तो लोग आएंगे कहाँ से? आएंगे? एक बड़ी समस्या और क्या है कि जब हम सेल्स की बात करते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि सेल्स इज 100% टारगेट बेस्ड जॉब। अगर हमने टारगेट अचीव नहीं किया तो सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर किसी 2 महीने अगर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो तीसरे महीने टर्मिनेशन हाथ में आ जाएगा। तो ये डर किसी एम्प्लॉय के मन से कैसे निकालें? सर देखो, अगर कोई एम्प्लॉय जिसके साथ ये इंसिडेंट पहले हुआ है तो वो आपसे इंटरव्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा कि वो सिग्नल देगा कि अगर मेरे टारगेट नहीं हुए तो क्या। दैट मीन्स उसको ये पता है कि टारगेट नहीं हुए तो उसको निकाल दिया जाएगा। दूसरा, उसके मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा जॉब स्टेबिलिटी क्या है। तो इसका आंसर ये है कि जब भी कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले, उसको 3 चीज़ें बोले कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कमिटेड हैं, एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ के लिए भी कमिटेड हैं और इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए भी कमिटेड हैं। इंटरनल एम्प्लॉयज़ हमारे एम्प्लॉय, क्लाइंट्स हमारे एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल क्लाइंट हमारे कस्टमर्स। तो कंपनी 3 चीज़ों पे फोकस करती है, टाइमली सैलरी, टाइमली इंसेंटिव्स, टाइमली अप्रेजल्स। ये हमारी कंपनी की एक कमिटमेंट है। दूसरा, हमारे खुद के कस्टमर्स, कि हम कोई उनके साथ गलत नहीं करेंगे, कोई गलत वादे नहीं करेंगे। तो उससे व्हेन यू सिट इन इंटरव्यू, तो आपके पास जो एम्प्लॉय आया होता है ना, उसको ये पता चलता है कि कंपनी के अपने एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, कि आपके इंटरव्यू देने से पहले वो आपको बता रहा है कि भाई हम कमिटेड हैं 3 चीज़ों पे, तेरा अच्छा अप्रेजल, तेरे अच्छे इंसेंटिव, तेरी अच्छी सैलरी। तो वहाँ आपने उसको क्लियर सिग्नल दे दिया कि इससे ज़्यादा तू क्या पूछना चाहता था, ले मैंने तुझे पहले ही बता दिया। दैट इज ऑन फर्स्ट राउंड, जब टेलीफोनिक राउंड होता है। रादर एचआर क्या कहता है, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपको हैवी टारगेट्स दिए जाएंगे, अगर टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो आपको निकाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ पीआईपी पॉलिसी, हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं इंटरव्यूज़ को लेकर। तो आपको, जैसे आप अपने टीम मेंबर्स को, सेल्स वालों को एक पिच देते हो, एक स्क्रिप्ट देते हो कि कस्टमर की प्रोफाइलिंग एंड कंसल्टेटिव सेलिंग कैसे करनी है, सेम गोज विद एचआर। आप बाहर से एक बंदा लेके आ रहे हो, या तो आप इस टाइम पे बन चुके हो, मतलब इन्फो एज, टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग आने के लिए मर रहे हैं आपके पास, ऐसा तो है नहीं, राइट। ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं फंड्स के लिए, ग्रोथ के लिए। या आप अगर स्टार्टअप से थोड़ी ऊपर सिचुएशन में भी जा चुके हो, तो ग्लास डोर एक ऐसी चीज़ है, या ट्रस्ट पायलट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके सताए हुए एम्प्लॉय लिख कर जाते ही जाते हैं, प्लस आपका एचआर भी वही लैंग्वेज बोल रहा है। तो दिक्कत सारी ये है कि आप जब अपने क्लाइंट को जब कुछ पिच करते हो, अपना प्रोडक्ट बताते हो, तो आप बहुत सारा प्री होमवर्क करते हो, अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाते हो, उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करते हो कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन यू टेक एन इंटरव्यू, आपका पहला आंसर ये होना चाहिए कि इफ़ यू आर कमिंग इन माई कंपनी, हमारी कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत फोकस्ड है और हम ये सारी चीज़ें आपके लिए प्लान करके रखते हैं। अब मैं इसके साथ, अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे 0 टॉलरेंस है, विच इज़ रेवेन्यू हमारा होना चाहिए। हम डिसिप्लिन पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी हैं, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं। बट पहले ही आते आपने उसको इंटरव्यू में ये बोल दिया, तो ये रीज़न है। आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लो, तूने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था, गया क्यों नहीं? अरे एचआर हमसे टारगेट्स की बात कर रही थी। ठीक बात है। चलिए, ये तो हो गई हायरिंग की बात। जी। अब बात आती है कि सेल्स तो किसी भी कंपनी की बैकबोन है जी। सेल्स ही नहीं होगी तो फिर बिजनेस चलेगा कहाँ से? जी। अब एम्प्लॉयज़ हैं, मेहनत करते हैं, लीड्स लगातार आती रहती हैं और उसके बावजूद भी कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही है। जी। जैसे कि मैं ही अपनी कंपनी में हूँ, फेसबुक से लीड जनरेट कर रहा हूँ, हमारे पास पॉडकास्टिंग के जरिए और अलग अलग तरीके से लीड इनबाउंड भी आती हैं। और जब हम 1 महीने में हमने 300 लीड दी, 400 लीड दी, और पता चलता है पूरे महीने में 1 क्लाइंट कन्वर्ट हुआ है, 2 क्लाइंट कन्वर्ट हुए हैं, या किसी का तो क्लाइंट कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, और बहुत ही अजीब सा आंसर देते हैं कि क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा है।
अब ये लीड टू कन्वर्जन इतना खराब क्यों है आज के समय में? देखो सर, लीड सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्स इज अ डेटा एंड साइंस। हाँ जी। ठीक है, हवा में कोई बात नहीं होती है कि मेरी इतनी, आई एम सॉरी, आपकी इतनी लीड्स आई, कन्वर्ट नहीं हुई। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे लीड्स आने के चैनल्स कौन कौन से हैं। लीड्स आने के चैनल ये होते हैं, तो कस्टमर वॉक इन होगा, या आपके किसी नंबर पे कॉल करेगा, या आपने वाटी लगा रखा होगा व्हाट्सएप, वो आपको उसके थ्रू रीच आउट करेगा। इसके अलावा और कोई सोर्स हो नहीं सकता। ईमेल पे अगर कुछ आ जाए इंक्वायरी तो आ जाए। अब सबसे पहले होता है लीड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, कि मेरे ये जो 5 चैनल हैं, इन 5 चैनल की जो लीड्स आ रही हैं, इनको मैं कहाँ पर CRM में कहीं रख रहा हूँ या नहीं। मतलब मैं लीड खराब है या सही है वो तब पता कर सकती हूँ अगर लीड आई और उसको मैंने डिफरेंट सोर्सेज पे टैग कर दिया। ये मेरी व्हाट्सएप की लीड है, ये मेरी इनबाउंड की लीड है, ये मेरा वॉक इन कस्टमर था, और ये कस्टमर मुझे रेफरल के थ्रू मिला है। ठीक है, अब मैंने इनको जब क्वालिफाई किया, मेरे पास TLs होंगे, मैनेजर्स होंगे। मैं हमेशा छोटे व्यापारियों को ये बोलती हूँ, या जिनका बिजनेस थोड़ा छोटा है अभी, कि आप अपनी कंपनी के ओनर हो, अभी आपको आगे लोगों को ट्रेन करना है। जब भी आपके पास इन 5 सोर्सेज से लीड आ रही है, आप सबसे पहले कॉल करके कॉल रिकॉर्ड कर लो। आपको पता चलेगा इन 5 सोर्सेज में से सबसे अच्छा कन्वर्जन किस पे हो सकता है। हाँ। सही पोटेंशियल क्लाइंट मुझे कौन से सोर्स से आ रहा है। हो सकता है वाटी पे सिर्फ आपकी ऐसे ही बेकार इंक्वायरी आ रही हो। आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि लीड बहुत सारी आ रही है लेकिन खराब हो रही है। बिल्कुल। आई वांट टू नो कि ये 5 जो लीड सोर्सेज आ रहे हैं, क्या हमने इनका क्वालिफिकेशन चेक कर लिया? क्या हमने जब इन कस्टमर से बात की तो क्या ये मेरे प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर्स थे या नहीं? क्या इनके पास इनकम क्राइटेरिया हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू से मैच करता था? क्या हम जो ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, क्या ये ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं? अगर मेरा प्रोडक्ट मेल प्रोडक्ट के लिए है और फीमेल्स की रेशो ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स सही टारगेट ऑडियंस नहीं आ रही है। आपने अगर ये फिल्टरेशन कर लिए तो आपका प्रोसेस आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी टीम के पास ये डेटा क्वालिफाई होके जाएगा कि हमने चेक कर लिया ये 5 सोर्सों से लीड्स तो ठीक आ रही हैं, अब आप उस टीम मेंबर्स के पास जाकर उसके चेक्स करेंगे कि उसने इन लीड्स के ऊपर क्या कंसल्टेटिव सेलिंग की, क्या प्रोफाइलिंग की, क्या कस्टमर की प्रोडक्ट की नीड समझी, क्या उसकी एक्चुअल जिंदगी में नीड समझी। फिर आप अपने टीम को ट्रेन कर सकते हो। उससे पहले ये हवा में हाथ उठा के फाउंडर्स बोल देते हैं लीड खराब है, सॉरी मेरी टीम लीड नहीं बेच पा रही है। नहीं, वो लीड बेच पाएगी। आपने चेक किया कि लीड उस लायक थी कि हम उसे बेच सकें, और अगर लीड उस लायक थी तो कौन सा कैंपेन जो ज़्यादा कन्वर्जन दे रहा है, पोटेंशियल कस्टमर दे रहा है, आपने उसको सही टीम मेंबर के पास क्वालिफाई करके कि मेरा A ग्रेड सेल्समैन है, मेरा B ग्रेड सेल्समैन है, हाई पोटेंशियल लीड इसके पास जाएगी, लो पोटेंशियल लीड इसके पास जाएगी। क्या आपने कुछ चेक्स मैकेनिज्म लगा रखे हैं? क्या आपको पता है कि आपकी कौन सी लीड सही है, कौन सी गलत? क्या आपको पता है कि आपके सेल्स की टीम में कौन से A क्वालिफायर्स हैं, कौन सुपर हीरोज हैं, और किन को ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है? सो यू हैव टू मेंटेन अ कंप्लीट मैकेनिज्म। सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ। लीड क्वालिफाई हो गई, हमने अपने सेल्स टीम मेंबर्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, रेड ब्लू ग्रीन। ये हमारे रेड वाले हैं, ये ब्लू वाले हैं, ग्रीन वाले हैं। अच्छा, सेल्स जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी जोनिंग कर लेनी है। जोनिंग कर लेनी है कि ये मेरे रेड प्लेयर हैं, ये ब्लू प्लेयर हैं, ये ग्रीन प्लेयर हैं। मतलब एक बार थोड़ा सा समझाइए। ग्रीन प्लेयर इज 80% एंड अबव टारगेट अचीवर्स। हाँ। ब्लू इज 60% से 60 एंड 60 के बीच में, लेस देन 80 एंड 60%। दैट मीन्स यहाँ पर चांस है कि ये इम्प्रूव कर सकता है। आपको चेक करना है या तो विल प्रॉब्लम है, स्किल प्रॉब्लम। रेड वाले वो हैं जो आपकी जिंदगी में, आपकी कंपनी में आपके रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, आपकी लीड वेस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को तो आपने लीड देनी ही नहीं है। इनको तो आपको पहले ये चेक करना है कि क्या ये विल इश्यूज के कारण टारगेट अचीव नहीं कर रहे, या हम लोग ही ठीक नहीं लाए हैं, इनके साथ स्किल्स की प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है बंदे में स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, विल की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 2 काउंसलिंग सेशन करोगे, जिसने बैठ के खाना है वो बैठ के खाएगा ही खाएगा। हाँ, उसने काम करना ही, उसने काम नहीं करना। और हम सबको पता होता है कि इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, तो अपना दिमाग वहां मत लगाओ। जो आपको लगता है कि ये रेड जोन में है और इसमें स्किल्स की प्रॉब्लम है, हमारे पास भी आते हैं बच्चे, अंडर ग्रेजुएट आते हैं, शरीफ होते हैं बेचारे, आज तक उन्होंने कभी किसी से बात ही नहीं की होती, राइट? और हम सीधा उन्हें कॉल पे बिठा देते हैं। फ्रेशर्स हम जब हायर करते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको अपने पूरे ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू लेके जाओ, और जिन पे ज़्यादा मेहनत करने पड़े उनके लिए अलग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाओ। ये कमज़ोर बच्चे हैं, जैसे स्कूलों में होता है, उनको सपोर्ट सिस्टम दो।
उनको पूरा सपोर्ट सिस्टम दो थ्रू ट्रेनिंग मैकेनिज्म सब करो। लेकिन जो आपके ये टीम मेंबर है ना ग्रीन वाले, जो भी आपकी हाई पोटेंशियल लीड्स हैं, प्लीज़ आप उनमें ये लीड्स देनी शुरू करो। लीड का मतलब यही है कस्टमर सामने से आपके पास आया है, तो लीड ऐसे ही बांटी नहीं जा सकती। तो जब बिजनेसमैन ये कहता है कि भर भर की लीड आ रही है, रेवेन्यू नहीं हो रहा, आप ये बताओ कि क्या आपने लीड अपने ब्लू वालों को दी, ग्रीन वालों को दी, रेड वालों को दी। जब आप लीड किसी को भी दे ही जा रहे हो तो हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से लीड को कन्वर्ट करेगा। तब लीड की उसमें कमी नहीं है, आपकी स्किल्स में, आपकी मैन पावर में प्रॉब्लम है। तो मैन पावर पहचानो और सही लीड सही बंदे को दो, आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही करते हैं कि जो आपकी इतनी महंगी लीड्स हैं या फिर जो हर पोटेंशियल है लीड में, वो आपने रेड फ्लैग्स को दे दी। हाँ, रेड फ्लैग्स को दे दी, या आपने लीड क्वालिफाई नहीं की। मैं एक एग्जांपल इसका ये भी देती हूँ कि एक मैं फाउंडर को कंसल्टिंग दे रही थी, उसने मुझे बोला कि हमारे पास 1 करोड़ का डिजिटल मार्केटिंग हर महीने हो रहा है, हमारे पास 5,000 क्लाइंट्स हर वेबिनार में आ रहे हैं निधि मैम, हमारा कन्वर्जन ड्रॉप है। जब मैंने उनके डेटा में जाकर देखा तो उसने बहुत टाइम से कैंपेन्स चला रहा था, बट थोड़ा टाइम पहले गूगल ने उसके कुछ कैंपेन्स जो है हैक कर लिए थे, मतलब कोई स्ट्राइक हुआ होगा, कैंपेन्स उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने पड़े। उसने अपने कैंपेन्स जो नए स्टार्ट हुए 3 कैंपेन, उस पर हैवी एड लगा रखी थी क्योंकि उसका कैक कम आ रहा था। कैक कम आ रहा है, फाउंडर को तो लग रहा है मेरा पैसा बच रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब हमने उस कैंपेन्स की लीड्स जाकर चेक करी तो कैंपेन्स की लीड ही क्वालिफाइड लीड्स नहीं थी। टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट के बदले बिजनेस पकड़ रखी थी, फीमेल ज्यादा पकड़ रखी थी। तो प्रॉब्लम आपको हर जगह से आइडेंटिफाई करनी है, वाई एनालिसिस करना है। लीड खराब हो नहीं सकती। करोड़ों के धंधे डिजिटल मार्केटिंग पे चल रहे हैं, लोग करोड़ लगा रहे हैं और करोड़ लगा के 100 करोड़ कमा रहे हैं, यही दुनिया का नियम है। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। एक क्लाइंट है मेरे, उनके लिए हमने काम किया था, 3 रुपये लीड आ रही थी। हमें कहा इतनी सस्ती लीड आ रही है, लगा दो पैसा। हमने उनके लिए तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लीड जनरेट की, लेकिन क्लाइंट्स नहीं कन्वर्ट कर पाए, 0 के आसपास ही क्लाइंट रहे। वहीं पर जब हमने थोड़ा सा नैरो डाउन किया लीड को, ठीक है ना, कैंपेन रिवाइज किया, लीड कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन उस लीड कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ हमारे कन्वर्जेंस भी बढ़ गए, आरओआई निकल कर आना शुरू हो गया आपका। तो जब भी कोई कैंपेन शुरू करो, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, 5 पहली लीड अपनी कंपनी के टॉप इंटेलिजेंट एम्प्लॉय को दे दो कि इसको तुझे बेचना है। सिंपल, सिर्फ 5 से हो जाएगा। पहली 5 लीड जो निकल कर आए, अपने उसको दे दो, अपने जो टॉप मोस्ट एम्प्लॉय हैं उनको दे दो। कैंपेन को पहले दिन से फुल स्पीड पे मत लगाओ, मैं शुरू से बोलती हूँ, धीरे जाओ। कैंपेन को भी टाइम दो आपकी टारगेट ऑडियंस को समझने में, और अपने पैसे को भी टाइम दो, एकदम से पैसा बर्न मत करो। आप 5 नहीं कराना चाहते, आप 10 करा लो, 20 करा लो, लेकिन जब कोई कैंपेन स्टार्ट हो, उसकी कैटेगरी क्वालिफिकेशन के लिए अपने एम्प्लॉय को बोल दो, जो टॉप मोस्ट एम्प्लॉय है, मेरा कस्टमर होना चाहिए मेल, मेरे कस्टमर के पास कम से कम 1 लाख रुपए का सैलरी या कैश बैलेंस होना चाहिए। मेरा कस्टमर जो है दिल्ली एनसीआर, अगर हमारा दिल्ली एनसीआर एरिया तो होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें क्वालिफाई कर रहा है कस्टमर, तो लीड तो ठीक है। अब उसके बाद आपके सेल्स वाले को उसको जगाना है कि मैं तेरे लिए, मेरे प्रोडक्ट में तेरे लिए क्या रखा हुआ है। बहुत बढ़िया आपने बताया। जितना कि मैं आपको जानता हूँ, आप बिजनेसेस को कंसल्ट करती हैं उनके रेवेन्यू को ग्रो करने में, बट ऑब्वियसली काम ही रेवेन्यू बढ़ाना है। अब आप क्या देखती हैं कि जो बिजनेस जो कई सालों से स्टक हैं एक ही रेवेन्यू पर, या फिर जिनकी ग्रोथ नहीं आ रही है या डाउन जा रहे हैं, कहाँ गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? देखो सर, मैंने जितने भी बिजनेसमैन के साथ काम किया ना, ज़्यादातर बिजनेसमैन वो हैं जिनको भगवान ने ब्लेस कर दिया है कि तेरा गल्ला चल रहा है और चला ही जा रहा है। उनको इसके पीछे मैथ्स नहीं पता। सक्सेसफुल हो गए, उनको ये नहीं पता कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। आज आप बता दीजिए। हाँ, तो उनके साथ अगर आप बात करो तो ना तो उनको बिजनेस पता है, ज़्यादा बिजनेस के माइक्रोज नहीं पता जो हम अभी डिस्कस करें, एक लीड क्वालिफिकेशन पे हमने इतनी बड़ी बात कर ली, या उनको जॉब का भी एक्सपीरियंस नहीं है कि उन्होंने कभी टीम बनाई हो, उन्होंने ऑटोमेशन किया हो, सर्विसेज दी हो। तो ऐसी केसेस में हम 2 पार्ट में कस्टमर को डिवाइड करती हूँ मैं। मेरे लिए सबसे पहला कस्टमर वो है कि क्या इसको बिजनेस एंड प्रोफेशनल थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्या इसको सिखाया जा सकता है। जैसा जैसा लीडर होगा वैसी वैसी प्रजा होगी।
अगर मेरे को समझ में आता है कि ये फाउंडर, इसके पास पैसा है या स्ट्रगल कर रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा, बट इसकी सोच अच्छी है, सीखना चाहता है, इंटेलिजेंट है, तो मैं अपनी पूरी एफर्ट्स उसके पास जाती हूँ, उसके सामने उसके बिजनेस को डाइसेक्ट करना शुरू करती हूँ कि आपने कंपनी के अंदर P&L खोल के दिखाओ मुझे, पिछले महीने क्या रेवेन्यू आया था, आपका पैट कितना मेंटेन कर रहे हो, आपका कैक कितना जा रहा है, आपकी ओवरऑल कॉस्ट अपनी टीम पे कितनी जा रही है, एक्स्ट्रा खर्चे जो फाउंडर्स आजकल शौकीन हो गए हैं, आपके एक्स्ट्रा खर्चे खुद की पर्सनल सैलरी कितने ले रहे हो। जब ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि उनका रुआस बहुत कम आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पैसा लग लग के जा रहा है, और फाउंडर को ये समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब कोई P&L ही नहीं है जो, या कोई लीड्स का कोई डैशबोर्ड नहीं है जिसमें उसको ये समझ में आए कि मैंने 4 रुपए लगाए थे तो मेरे 3 रुपए वापस आ रहे हैं। तू रेवेन्यू देखा जा रहा है, तुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये जो तूने 4 रुपए का रेवेन्यू लाया है, इसको लगाने के लिए तूने 4 रुपए ही लगा दिए भाई, तो तू एक्चुअली 0 पे काम कर रहा है, राइट। दूसरा होता है कैश फ्लो का चक्कर। मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, आपने 50 लाख रुपए की आज एक डील साइन कर ली, पूरी कंपनी सेलिब्रेट कर रही है, 50 लाख का रेवेन्यू बुक हो गया कंपनी के अंदर। अब वो 50 लाख का आपका रेवेन्यू जब तक आप कलेक्शन करोगे तब तक 3 महीने जा चुके होंगे, लेकिन आपका इस महीने का गल्ला, सैलरी, आपके इंसेंटिव, आपके GST, आपका डिजिटल मार्केटिंग, वो सारा गल्ला वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है, खर्चे तो वैसे ही रहेंगे, वैसे ही खड़े हैं। पर जब आप फाउंडर से जाकर बात करते हो कि आपका इतना लेट कलेक्शन क्यों हो रहा है, पुराने क्लाइंट हैं, नहीं तो हम छेड़ नहीं सकते ना, इनको खराब हो जाएंगे। हाँ। सो द पॉइंट इज कि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर रेवेन्यू कर पा रहे हो और कलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ आपको थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। वी कैन ओनली गाइड। मैं एज ए कंसल्टेंट आपका P&L देख के आपको ये गाइड कर सकती हूँ कि आपका पैट नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, आपका डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा ज़्यादा जा रहा है, आपकी टीम में ऑटोमेशंस नहीं है, आपकी सेल्स टीम में कोई रेड ब्लू ग्रीन कुछ नहीं है, घोड़े गधे सब एक ही लीड पे काम कर रहे हैं। मैं आपका सेल्स डिपार्टमेंट देख सकती हूँ, मैं आपके HR को चेक कर सकती हूँ कि आपका HR कितना क्वालिफाइड है, क्या वो आपके लोगों को लाने के लिए आपकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, या आपकी कंपनी में लोग नहीं आ रहे, वो आपका सबसे बड़ा रीजन आपका HR है, राइट। मैं आपकी सेल्स ट्रेनर को देख सकती हूँ कि अगर उसने B2B में काम किया है तो वो B2C वालों को सिखाएगा कैसे। सेल्स ट्रेनर ज़्यादातर मैंने जिस भी कंपनी में जाकर देखे हैं, सर आपका सेल्स ट्रेनर का क्या एक्सपीरियंस है, और ये निधि मैम 15 साल का एक्सपीरियंस है, कब से सिखा रहा है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, B2C का। आप बंदा मांग रहे हो कॉल सेंटर सेल्स एग्जीक्यूटिव, हाँ, जिसको 6,000 9,000 10,000 15,000 लाख रुपए बेचना है, पर उसने कस्टमर्स को बेचा है, उसने फील्ड में जाके नहीं बेचा है, राइट। एक तो आपका HR महान, वो हायरिंग कर रहा है फील्ड वालों को और बिठा रहा है कॉल सेंटर में। दूसरा आपका सेल्स ट्रेनर महान, उसने फील्ड वालों को ट्रेनिंग दी, उसने कॉल सेंटर वालों को कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी है। तो भाई तू फाउंडर है, मैं तुझे ये दिखा सकती हूँ, तुझे इसे ठीक करने के तरीके बता सकती हूँ, बट अगर तुम्हें ये लगे कि निधि अनेजा आके तुम्हारे गले पे ये करेगी, तो इसलिए सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि फाउंडर कितना इंटेलिजेंट है और फाउंडर में आगे बढ़ने की कितनी चाहत है। क्योंकि अगर फाउंडर को सिखा दिया तो आगे जितनी भी टीम्स आएंगे, मैकेनिज्म होंगे, रिव्यू होंगे, डैशबोर्ड्स बनेंगे, फाउंडर की नज़र में वो चीज़ रहेगी। पर ऐसे फाउंडर जिनको खुद नहीं सीखना या नहीं सीखना चाहते, वहाँ मैं बोलती हूँ आप कंसल्टेशंस की टीम ले लो पूरी, आप लोग हायर कर लो, आप CA ले लो जो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग में काम कर ले, आप सेल्स के लिए कोई कंसल्टेंट ले लो, एक मैनेजर VP टाइप में अपने पास रख लो, जिसकी डायरेक्शन में आपका सेल्स एंड ऑपरेशंस चल जाएगा। प्रोडक्ट के लिए आप खुद ही, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो गल्ले पे बैठा है वो प्रोडक्ट तो उसको पता होता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसने बनाया, बस आइडिया होता है, उसको अपने प्रोडक्ट का आइडिया होता है, और उससे अच्छा आइडिया किसी को नहीं होता कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट के लिए क्या लेके आने वाला है। बट उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसे 5 डिपार्टमेंट चाहिए, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, और उसके बाद उसकी पूरी की पूरी ओवरऑल टीम जो इसका ये बिजनेस देखने वाली है। तो अगर इसको डाइसेक्ट कर लिया किसी बिजनेसमैन ने तो वो कर लेगा। उसमें शायद उसके पास, कई बिजनेसमैन के पास कोई भी नहीं होता, राइट। तो तुम सीख लो ना यार, क्लॉड आज की डेट में अवेलेबल है, AI के टूल्स अवेलेबल है। मैंने लेबर कोर्ट में अपने एक वकील को क्लॉड चलाना सिखाया, वो कल मैं उसका
क्योंकि मैंने अपना लॉगिन दे रखा है, उसने अपने पता नहीं कितने जनसत्ता के क्रिएटिव्स बना दिए, लेबर में हम ये लाएंगे वो लाएंगे बना दिए. सो द पॉइंट इज नॉलेज इज अवेलेबल, राइट. आप कितनी सीखने की चाह रखते हो. पीएनएल आज की डेट में क्लॉड से मैनेज करवाना कि मेरे पीएनएल में क्या दिक्कत आ रही है, कितना कैश फ्लो और आगे का क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि मैं अगले 6 महीने में इसी पीएनएल से क्या बचाने वाला कमाने वाला हूँ, 1 मिनट में बता देगा. वो बता तो देगा, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए उसने समझ बताया में क्या आना है. चाहिए. इसी के लिए हम कंसल्टेंट्स आते हैं मार्केट में, जो आपको पूरी ट्रेनिंग्स देते हैं, आपको समझाते हैं. पहले ज़माने में धंधा गुडविल पे चलता था, आज के ज़माने में धंधा इंस्टा एंड यूट्यूब एंड गूगल पे चलता है. तो जो दिखता है वो बिकता है. आप मार्केट में जाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सजाने के लिए, प्लेस करने के लिए, पोजीशनिंग करने के लिए कितने इंटेलिजेंट हो, आपको वो समझ लेनी पड़ेगी. मार्केटिंग बड़ा रोल अदा करता है एक किसी भी बिजनेस को परसेप्शन बनाने में, कि प्रोडक्ट का परसेप्शन कैसे होगा, ये मार्केटिंग से होगा. मैं अधिकतर बिजनेसमैन को देखता हूँ कि शोरूम बना दिया 2 करोड़ रुपए लगाकर, एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं 20 लाख रुपए महीना, और जगह खर्च हो रहा है. लेकिन जब मार्केटिंग में कहा जाता है कि एक बजट बनाओ अच्छा खासा सा, तो उन्हें लगता है नहीं, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है. एक्चुअली क्या है ना कि उनको कभी उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज नहीं करके देखा कि हम जिस मार्केट में बैठे हुए हैं, अगर कोई हमसे अच्छा कर रहा है, कैसे कर रहा है. मालाबार गोल्ड है, कल्याण ज्वेलर, टाटा, रिलायंस, ये क्यों बढ़ गए? क्या इंडिया में ज्वेलर्स कम बैठे हुए हैं? पुराने ज़माने के हमारे चांदनी चौक में इतने ज्वेलर्स बैठे हुए हैं कि अगर हमें गोल्ड लेना होगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे. हर किसी का अपना ज्वेलर होता था. अपना ज्वेलर, अपना लॉयल एडवोकेट ज्वेलर सबके पास है. हाँ जी. लेकिन आज की डेट में लोग कल्याण एंड मालाबार और एमएमटीसी पे क्यों जा रहे हैं? द ओनली रीजन इज उन्होंने अपनी मार्केटिंग, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग इतनी अच्छी कर दी है कि आपका खुद का सुनारा भी आज उसके सामने आपको फीका लगता है. हाँ. जो ट्रेंड्स, जो डिज़ाइन, जो ऑथेंटिसिटी वो देता है, और जो वो मार्केट में अपने लिए वैल्यू क्रिएट करके बैठा है, वो आपका सुनारा नहीं कर सकता भाई. तो आप उसी से एग्जाम्पल ले लो. मार्केट रिवाइव हो चुकी है. मार्केटिंग के कोई नियम भी हैं कि हमें मार्केटिंग, एक कोई नया बिजनेसमैन है जिसने कोई शोरूम किया है या कोई सर्विस कंपनी खोली है, कोई ऑफिस खोला है, तो मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से करे, कैसे करे? देखो सर, अगर सबसे पहले होता है अवेयरनेस कैंपेन. हर जगह आपने शोरूम खोला हो, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, सबसे पहले होता है अवेयरनेस. आपका जो शोरूम है वो मार्केट के अंदर लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने ये दुकान की ओपनिंग की है या आपकी ये दुकान एग्जिस्ट करती है, जिसमें गूगल पे आपका आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गूगल मैप्स हर कोई देखता है. आपका रेटिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है, टेस्टिमोनियल्स लेने बहुत ज़रूरी हैं. प्लस आपकी एड्स में, मेरे पास 2 तरीके के ओनर्स आए जो दुकानें खोल कर बैठे हैं. मैंने बोला या तो आप ब्रांड बन जाओ अपनी कंपनी के लिए, या अपनी कंपनी को ब्रांड बना दो, मतलब अपनी शॉप को ब्रांड बना दो. आपको ब्रांड बनना है तो आपको यूट्यूब, इंस्टा पे आना पड़ेगा, पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठना पड़ेगा. अपना, आपकी ब्रांड मार्केट में लोगों के लिए क्या कर सकती है या कर रही है, वो विजन आपको लोगों को बताना होगा, राइट. या फिर आप अपने प्रोडक्ट को किंग बना दो. आपकी जो शॉप है, जो आपका प्रोडक्ट उसमें बिक रहा है, उसको किंग बना दो कि मैं दूसरे से कैसे बेहतर हूँ. और वो भी आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही होता है. तो मार्केटिंग का बजट जो लोग नहीं रख के बैठे और दुकान चला रहे हैं ना, एक दिन उनकी दुकान बंद होगी ही होगी. कॉम्पिटिटर सड़ा माल रख के उसको अच्छे से सजा के बेच देगा और ये अच्छा माल लेके उसको लगा के बैठे रहेंगे कि हमारा माल बिकेगा बिकेगा बिकेगा. आपका धंधा इतना गिरेगा ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा सामने वाला सड़ी टॉफ़ी कैसे बेच गया और मैं इतनी अच्छी चॉकलेट बेच रहा हूँ आज भी नहीं बिक रही है. सो द ओनली थिंग इज, इंडिया में पहले न्यूज़पेपर चलता था, आज डिजिटल मार्केटिंग चल रही है. जितने भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सही पोजीशन एंड प्लेस नहीं कर रहे, सही मार्केटिंग नहीं कर रहे, एक ना एक दिन उनके पास ना तो लीड्स होंगी, और लीड्स नहीं होंगी तो ना कस्टमर्स होंगे, ना उनका रेवेन्यू का ग्रोथ आएगा. ये बात सिंपल है. चाहे वो ऑफलाइन दुकानदार हैं या ऑनलाइन दुकानदार हैं. सर आप ये बताओ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. गंडाराम ज्वेलर है हमारे यहाँ, धीरसंस ज्वेलर है लाजपत नगर में. उससे बड़ा कोई ज्वेलर नहीं है सर. 4 माले की बिल्डिंग है, उसकी कम से कम 40-50 करोड़ का शोरूम होगा. लाजपत नगर में कम से कम 10 सुनारे हैं जो मैं बचपन में बच्ची थी तब से मैं देख रही हूँ, इतने बड़े सुनारे हैं. वो ऐड करता गया करता गया करता गया. आज आप किसी से भी पूछ लो लाजपत नगर जाना है कहाँ, धीरसंस ज्वेलर. तो ये तो आपने ब्रांड बना दी ना. आज हमारे को जो नाम सुनाई देते हैं, कोका कोला, बिस्लरी, ये कैसे सुनाई देते हैं? रिकॉल क्रिएट करते गए ना हम कि अगर चांदनी चौक जाओ तो ये कचौड़ी खा के आना.
अगर करोल बाग जाओ तो ये आप छोले कुलचे खा के आना। वो क्या है, वो ब्रांड ही तो बिल्ड की है ना। तो आप जिस गली कूचे में बैठे हो, लोग आपको जानते नहीं हैं और आपने अपने आप को ब्रांड नहीं बनाया, तो जो ब्रांड बना रहा है लोग तो ढूंढते हैं ना गूगल पे कि पेट्रोल पंप नियर बाय, कॉफी शॉप नियर बाय, है ना, रिटेल शॉप नियर बाय, कपड़े की दुकान नियर बाय। तो वो क्या है, वो विजिबिलिटी और ब्रांडिंग ही तो है। अगर आप ब्रांडिंग ही नहीं कर रहे, विजिबिलिटी नहीं कर रहे, तो लोग आप तक पहुंचेंगे कैसे? इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो फ्री हैं, चाहे आप यूट्यूब पर जाओ, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन, गूगल माई बिजनेस, ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। आपको अगर आता है तो खुद से कर सकते हो, नहीं तो किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करके उनसे करवा सकते हो। बिल्कुल सर, अपनी कंपनी का अच्छा वेबसाइट पेज बनवाओ, आप लैंडिंग पेज बनवाओ, कॉन्टैक्ट अस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन कोई लेना चाहता है, गूगल के ऊपर अपनी कंपनी की लोकेशन डाल दो। 2-4 अच्छे क्या नाम है लोग जो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, जिन्होंने आपकी शॉप से लिया, वो अपनी वेबसाइट पे डाल दो, इन्होंने हमसे प्रोडक्ट लिया, इनको हमारी सर्विसेज बहुत पसंद आई। ऑथेंटिसिटी भी बिल्ड होती है कि अच्छे लोग हैं ये। बट जो लोग इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जिंदगी में तो आगे नहीं बढ़ सकते सर। किसी बिजनेसमैन को अपना रेवेन्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ लेकर जाना है, आप उसे क्या 5 स्टेप फॉर्मूला देंगी कि ये 5 स्टेप्स पर आप तरीके से काम करो और आपका बिजनेस आने वाले कुछ साल में, 2 साल, 3 साल, 5 साल में 1 करोड़ से 10 करोड़ तो पहुंच ही जाएगा? सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये प्रोडक्ट आगे 1 करोड़ से 10 करोड़ जाने लायक है या नहीं है। बिल्कुल, हाँ, ठीक बात है। सबसे पहले वो देख लेना। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर उसका मार्केट के अंदर रेड ओशन हो चुका है, तो आप उसको कितना भी सजा लो वो नहीं बिकेगा। तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स आपका बेच रहे हैं, उन्होंने क्या इवॉल्व किया, उन्होंने क्या बंडलिंग कर रखी है, उन्होंने क्या ऑफर्स निकाल रखी हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर लो कि वो अगर आपसे आगे चल रहे हैं तो सेम प्रोडक्ट में उन्होंने क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऐड किए हैं। सबसे पहला ये चीज़ है। दूसरा, आप अगर एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरे को एक्सपैंड करने के लिए हर महीने कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। सो कहानी शुरू होती है पीएनएल से। एओपी प्लान कहते हैं, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। अच्छा, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है कि इस साल हमने 100 करोड़ किया, अगले साल की फिगर हम 150 करोड़ ले रहे हैं। पहले इस अप्रैल में अगले अप्रैल का पहले अनाउंस हो जाता है। बिल्कुल, वो हवा में अनाउंस नहीं होता सर, उसके पीछे फॉर्मूलाज होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, जिसे एनुअल ऑपरेटिंग प्लान कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है और प्रोडक्ट इवॉल्व भी हो रहा है और अपसेलिंग भी हो रही है, कस्टमर रिटेंशन भी है। ये 5 चीज़ें तो होनी चाहिए, नहीं तो इस प्रोडक्ट पे आप आगे कोई प्लानिंग मत करना, बिल्कुल मत करना। अगर आपका कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा, आपका कस्टमर दोबारा रिन्यूअल नहीं हो रहा, आपका कस्टमर एक बार आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद दोबारा आपके पास नहीं आ रहा, दैट मीन्स यू रियली नीड टू चेक कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है जो मार्केट दे रही है, आप नहीं दे पा रहे, तो इवॉल्व कर लेना प्रोडक्ट। इस पर पैसा मत लगाना, मैं पहले बोल रही हूँ। अगर प्रोडक्ट सब कुछ बढ़िया हमने इवॉल्व कर लिया, नई स्ट्रैटेजीज बना ली, अब हम ये नई नई चीज़ें करने वाले, ये नया प्रोडक्ट आने वाला, बंडल ऑफर सब कर लिया, अब हम एओपी प्लान पे आएंगे कि मेरे पास इतने कैश रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब मेरा पीएनएल ये कहता है, इसमें मेरा जो सबसे पहली चीज़ है, अगर मुझे एक्सपेंशन करना है तो मेरे पास कस्टमर आने चाहिए, उसी को कस्टमर बिकेंगे, कस्टमर आएंगे, माल बिकेगा तो मेरे पास गल्ला आएगा। तो अपना कैश फ्लो और अपना वो देख लेना पीएनएल कि मेरे पीएनएल में 100 लीड आने पे मेरा रुआस क्या था, मेरा पैट क्या था। अगर मेरी 100 लीड आने के बाद मैं 2%, 4%, 5% पैट मेंटेन कर पा रहा हूँ सारे खर्चे निकालने के बाद, तो अगर मैं 100 लीड ला रहा था तो अब मैं इसको धीरे धीरे 120, 125 पे लेके जाऊँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम तो एज ए कंसल्टेंट पीएनएल आपको प्रेजेंट करते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जिसे हम AMJ बोलते हैं, फिर जैज, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विच इज़ OND, एंड देन दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारा आ जाता है। नाउ द पॉइंट इज़ कि आपको इन 4 क्वार्टर्स की पीएनएल बनाना है, उसमें अपने प्रोडक्ट को आपको डालना है कि मैं इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा। अब जब मैं इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा तो अगर मेरे पास 100 यूनिट्स बिक रहे हैं, 100 यूनिट्स को बेचने के लिए मेरे पास 20 सेल्समैन है और 10 मेरे पास सर्विस के लोग हैं, एक क्वालिटी का है, एक मेरे पास मतलब HR का बंदा है, तो अब अगर मैं ये 100 से 200 पे जाने वाली हूँ यूनिट्स पे, तो मुझे यहाँ पे भी मैन पावर डबल करनी पड़ेगी, और जब मैंने यहाँ पे मैन पावर डबल की तो मुझे कॉस्ट भी वहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। तो जब मैंने कॉस्ट बढ़ाई
और प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहा, तो अगले क्वार्टर में क्या मैं अपने खर्चे सस्टेन कर पा रहा हूँ? नहीं। अगर मैं कर पा रहा हूं तो ठीक है, नहीं हाँ। कर पा रहा तो मुझे एक्सपेंशन के टाइम पे इस प्रोडक्ट के साथ एक नया प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा जो मेरी प्राइस लाइन को मैच करेगा, जो मेरी टिकट साइज को मैच करेगा। इस टीम का खर्चा, जो मैं एक्सपेंशन की बात करूं, लोग तो बोलते हैं हम 100 करोड़ 10 करोड़ से 100 करोड़ पे कैसे जाए। मैं बोलती हूँ भाई हलवा नहीं है। जब तू पीएनएल देखेगा और अपना एक्सपेंशन प्लान देखेगा और जब मैं तेरा एओपी प्लान बनाऊंगी तो तेरी आंखें खुद ही चौधिया जाएंगी कि भैया इसमें मैं कैसे करूं। मेरी कॉस्ट डबल होने वाली है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग डबल होने वाली है, मेरे एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ डबल होने वाली है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का प्राइस तो वही है। तो रुआस कैसे निकालूंगा मैं? तो रुआस निकालने के लिए आपको या तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस नेक्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज करना होता है या आपको एक नया प्रोडक्ट लाइन बिग टिकट साइज की ऐड करनी होती है। कभी भी सेम प्राइस से आप एक्सपेंशन नहीं ले सकते हो। आपका पीएनएल, मैं आपको अगर हमारी नेक्स्ट कोई वर्कशॉप हुई तो मैं आपको उसके अंदर एक पीएनएल बना के दिखाऊंगी जिसमें मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर सारे बिजनेसमैन को दिखा दूंगी। छोटा सा एक चेंज किया मैंने एक क्वार्टर में, जहां मैंने 6,999 के प्राइस को 7,999 किया, सेम लीड्स रखी, बल्कि लीड्स बढ़ा दी। हमारा प्रॉफिट नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ गया क्योंकि, और एक्सपेंशन के बाद ज्यादा लीड्स हमने अगले क्वार्टर में एक्सपेक्ट की, हमने ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा लगाया, हमने लोग बढ़ाए, हमारा पीएनएल बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने 7,999 प्राइस बढ़ाया, मेरा रुआस निकल कर आ गया कि मेरी लीड के ऊपर मैंने जितना पैसा लगा रही थी वो सारा मेरा कवर हो गया। मेरी कंपनी प्रॉफिट में आ गई अगले क्वार्टर में। सो यू हैव टू 10% प्राइस बढ़ाने से 10% प्राइस बढ़ाने से। सो कभी ये मत बोलो कि मुझे क्या नाम है, मैं जीरो से अगले महीने हम 10 करोड़ पे चले जाएंगे, 50 करोड़। मैथ्स एंड लॉजिक पे बात करो। क्या आप, चलो मान लिया कि मैं आपको नेक्स्ट क्वार्टर का आपका पीएनएल दिख रहा है कि आपने इस महीने 5 करोड़ किया, अगले क्वार्टर में आप 10 करोड़ मेंटेन कर लोगे। क्या आपकी सर्विस टीम तैयार है इतने कस्टमर्स झेलने के लिए, या गाली खाने के लिए तैयार हो? क्या आप सिर्फ पैसा देख रहे हो? क्या आपने सेल्स की हायरिंग कर ली है? क्या लोग आप ले आए हो? सो व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपेंशन, इट स्टार्ट्स विद योर पीएनएल एंड एंड्स विद योर ऑटोमेशन एंड पूरी कंपनी। क्या मेरी पूरी कंपनी तैयार बैठी है आज की डेट में इस पूरे एक्सपेंशन को लेने के लिए? उतने ही कस्टमर बढ़कर आएंगे तो सर्विस पे आएगी कॉल्स, उतने ही लीड्स बढ़कर आएंगे, क्या सेल्स के लोग, उतने लोग हायर करने पड़ेंगे, एट्रिशन भी ज़्यादा होगा, लोग आएंगे जाएंगे, क्या एचआर केपेबल है, उतने ही लोग सेल्स ट्रेनर के पास जाएंगे, क्या सिमिलर सेल्स ट्रेनर्स इतने लोगों को ट्रेन करके 4-4, 5-5 दिन पे फ्लोर पे ला सकता है? सो इट्स अ कंप्लीट मॉडल जो हम बना कर देते हैं। आपको ऐसा ब्लूप्रिंट भी देते हो किसी बिजनेसमैन को जी। कि भैया ये फिल इन द ब्लैंक्स करो और तुम्हारा धंधा चल निकलेगा? सर्वेश सर को दिया है मैंने। सो इट्स अ कंप्लीट डैशबोर्ड जिसमें जहां वो एक पैसा भी लगाने का सोचेगा तो उसको साफ नजर आएगा, इसको इतना पैसा लगाते ही तू रेड पे आ जाएगा, इतना इसको, अगर इसको तूने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा ली या कॉस्टिंग अपने एम्प्लॉयज पे थोड़ी कम कर दी तो तू ग्रीन पे आ जाएगा। तो वो डैशबोर्ड्स हम देते हैं। मैं आपने बहुत शानदार तरीके से बताया कि किस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्राइस पॉइंट के बारे में आपने बात की, मतलब मैं बिल्कुल, प्राइसिंग समय के साथ इंक्रीज होगी ही होगी, लेकिन वहीं पर कुछ ब्रांड हैं जो प्राइस बढ़ा ही नहीं पाते। जैसे हल्दीराम का पैकेट, हल्दीराम नमकीन भुजिया का पैकेट जो पहले 10 रुपये का था आज भी 10 रुपये का है। पार्ले जी जो पहले 5 रुपये का था वो आज भी 5 रुपये का है। तो कई बार कस्टमर के एडॉप्शन ही नहीं होती कि 10 रुपये से जैसे 12 रुपये की होगी मैगी वैसे उसकी सेल्स डाउन चली जाएगी। तो ऐसे में क्या करें? सर ये ना साइकोलॉजिकल इसको इफेक्ट्स कहते हैं। पार्ले जी ने 12 रुपए का जो पैकेट है उसका प्राइस नहीं बढ़ाया, उसकी क्वांटिटी कम कर दी। आपने हल्दीराम के पैकेट्स देखे होंगे, उनकी क्वांटिटी कम हो गई है लेकिन उन्होंने प्राइस लाइन नहीं बढ़ाई। सो बहुत सारे बिजनेसेस दो चीज़ों पे काम करते हैं, या तो वो अपने प्रोडक्ट के सेम प्राइस रख के या प्राइस बढ़ा के ऑफर्स इंक्लूड कर देते हैं कि इस बैग के साथ 999 रुपीज़ में आपको एक वॉच कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। तो वॉच क्या थी, उनका नया प्रोडक्ट लाइन थी जो उन्हें वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री देनी थी, उन्होंने उसके साथ बंडल ऑफर्स बना दी। फिर आ जाता है कि मेरे यहाँ पर प्राइस जो है ये मैं बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसमें क्वांटिटी कम करके मार्जिन निकाल लेता हूँ। आप पार्ले जी, बड़ी बड़ी ब्रांड ज़्यादातर इसी पे खेलती हैं कि वो प्राइस नहीं बढ़ाती हैं, काफ़ी टाइम बाद प्राइस रिवाइज करती हैं और उनकी नेट क्वांटिटी आप देखना कम होती जा रही है।
अच्छा, अगर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखेंगे तो कम हो रही कम हो रही है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बराबर है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ये भी एक समझने वाली चीज है। क्योंकि वो क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी यहाँ पे कह रही हूँ, प्रोडक्ट की क्वांटिटी। जैसे 100 ग्राम नमकीन मिलती है, उसको 80 ग्राम कर दिया, प्राइस सेम रखा। अब जब मार्केट के अंदर हल्दीराम जैसा 10-15 रुपए की नमकीन दे रहा है और प्राइस नहीं बढ़ा रहा है, और दूसरे छोटे छोटे लोग जो आ रहे हैं वो 15-20 रुपए में बेच रहे हैं, तो कस्टमर डेफिनेटली हल्दीराम के पास ही जाएगा। तो वहां पे उनके जो कस्टमर एक्विजिशन होता है ना, वो डबल जंप मार रहा होता है। शानदार मैम। हम वापस से सेल्स पे आते हैं। मैम, एक चीज़ मुझे और समझनी है कि आज अगर किसी को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, डिजिटल मार्केटिंग बजट बढ़ाना है, उससे पहले वो क्या क्रॉस चेक करे? क्योंकि आज सपोज करो बैकएंड में मेरे पास टीम नहीं है या फिर उतनी लीड्स को संभालने वाले लोग नहीं हैं और मैंने अचानक से अपना बजट बढ़ा दिया, तो वो बजट भी वेस्ट चला जाएगा। तो आज अगर मुझे किस पॉइंट पर आकर मुझे अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंशन प्लान तैयार करना चाहिए? सर देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंशन प्लान किस लिए बन रहा है? ताकि मेरे पास ज्यादा कस्टमर एक्वायर हो। सेल्स बढ़ानी है भैया, पैसे बढ़ाने हैं। पैसे बढ़ाने हैं। हाँ। सेल्स इज एन आउटकम। हाँ। पहले कस्टमर आएगा, हाँ। कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट बताएंगे, प्रोडक्ट सुनेगा, उसके बाद वो कस्टमर कन्वर्ट होगा। हाँ जी। ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं हमें अपनी डिजिटल मार्केटिंग बढ़ानी है, डिजिटल मार्केटिंग बढ़ाने से पहले जो आपकी एग्जिस्टिंग लीड्स आई हैं उसका एक वाई एनालिसिस करते हैं। वाई क्यों 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 अच्छा। मैं इसको वाई एनालिसिस बोलती हूँ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों नहीं हो पाया। दिस इज वाई। जब आप घुस जाते हो एक चीज में, सेल्स में या बिजनेस में, आपको वाई एनालिसिस हर चीज में करना है सर, हर चीज में करना है। और लीड्स और डिजिटल मार्केटिंग तो हमारा खुद का हार्ड एंड मनी बर्न हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से मई मंथ में कितनी लीड्स आई, उस लीड्स के ऊपर हमारा कितना पैसा लगा, कैक कितना आया और कितने लोग उस लीड्स को हैंडल कर पाए। यूजुअली सेल्स में एक टीम मेंबर एक वीक के अंदर 200 लीड्स से ऊपर हैंडल नहीं कर सकता। 200 लीड्स बस? सिर्फ 200। क्यों बोल रहे? अगर क्वालिफाइड लीड्स हैं तो सर। क्वालिफाइड 200 लीड्स, ठीक है। क्वालिफाइड पर बार बार बात करनी कचरा नहीं, हमने खरीदी दे दी टीम हाँ। को, नहीं सर, बाय कर ली 5 रुपए में लीड। फिर उसके लिए तो आज सबसे बढ़िया तरीका है, बजाज फाइनेंस ने 800 AI एजेंट लगा के 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। कचरा लीड के जो पुराना आज तक जितनी लीड्स थी उन सब लीड्स पे AI कॉलिंग करा करा के डबल अपना रेवेन्यू कर लिया ना। 2000 करोड़ और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है बजाज फाइनेंस। AI अब ऑटोमेशन पे भी आना पड़ेगा, हम बाद में आते हैं। 800 एजेंट्स हैं उनके पास और अब वो 2000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसको डबल कर रहे हैं। वो 800 एजेंट लोग नहीं है, AI है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में अपना स्पेंड बड़ा करना है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास पिछले महीने कितनी लीड्स थी, उस लीड्स को कॉल करने के लिए मेरे पास कितने टीम मेंबर्स थे, और जब टीम मेंबर्स ने कॉल किया तो मेरा क्या कैक आया, मेरा क्या पैट आया, मतलब कन्वर्जन क्या आया। अगर आप सेटिस्फाइड हो पुराने महीने के रेशो से, तो आप उसको डबल करने के बदले धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करो। आप 10,000 के बजट पे जाते थे और आपका एक कैंपेन अच्छा परफॉर्म करा, उस पर थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट कर लो, बट इसको लेके ऐसे ही जाना है सर। 15 दिन के प्लान पे, फिर 1 मंथ के प्लान पे, फिर 1.5 मंथ्स के प्लान पे, क्योंकि आप कभी भी अपनी लीड का कन्वर्जन देखोगे ना, अगर आज 10 जून को कोई लीड आई है, आप उसे 10 जुलाई तक देखोगे तो आपको एक एक्स कन्वर्जन नजर आएगा। बट जब उसे लाइफ टाइम में देखोगे ना, आफ्टर अगस्त एंड सितंबर, तो आपकी ये जून में जो लीड्स आई हुई है ना, इनका कन्वर्जन और बढ़ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर कॉल बैक्स देते हैं और टाइम अपना लेते हैं उसके लिए। तो अगर आपके पास मैन पावर रेडी है, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंशन के लिए तैयारी करो, पहले मैन पावर की तैयारी करो। लीड आगे कोई हैंडल करने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं है। 100-200 लीड्स, एक क्वालिफाइड लीड्स एक टीम मेंबर के लिए एक वीक के लिए काफ़ी होती हैं। एक टीम मेंबर को पूरे महीने के अंदर 500 से 600 लीड्स मिलनी चाहिए, तब वो 5% का कन्वर्जन मेंटेन कर पाता है। 200 लीड्स मिल जाएंगे तो उसमें 5% 10 कस्टमर, और अगर आपकी एवरेज टिकट साइज 10,000 रुपये भी है, हाँ। तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। आज मार्केटिंग में ऑटोमेशन आ चुका है, सेल्स में ऑटोमेशन आ चुका है, तो ऑटोमेशन कितना कारगर साबित हो रहा है इस समय सेल्स में? सर सेल्स के लिए ऑटोमेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है।
कहाँ इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। जो हमने अभी इतना तामझाम डिस्कस किया कि लीड आती है, टीम मेंबर के पास लीड जाती है, रेड ब्लू ग्रीन किसी के पास भी चली जाती है, फिर टीम मेंबर अपनी क्षमता के हिसाब से उसे कॉल करता है, तो हमारे को क्या करना है, ऑटोमेशन लगा देना है। बिल्कुल डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि आज कोई बिल्कुल नया बंदा है जिसने फेसबुक पर ऐड लगाया है या फिर उसको कहीं से ऑटोमेटिक कॉल्स आ रही हैं, वो कैसे ऑटोमेट करे अपनी सेल्स को? तो सबसे पहले एक डायलर लगवा लो। डायलर क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंसी अपने टीम मेंबर पे खत्म हो जाती है कि मैं इसको बोल रहा हूँ 100 कॉल ले, ये 100 कॉल लेगा, लेता नहीं है 50 कॉल लेता है। तो आप डायलर लगवा लोगे, जितना डेटा आपको कॉल करवाना है वो आप डायलर में चढ़ा दोगे, ऑटोमेटिक कॉल होती रहेगी। अपने टीम मेंबर को आप ऑटो पे लगा दोगे कि भैया तू ऑन कर ले, ऑटो कर ले अपना, तू ऑटो पे रहेगा। जैसे जैसे कॉल कनेक्ट हो, डायलर बैकएंड पे कॉल डायल करता रहेगा, जैसे जैसे कॉल कनेक्ट होएगी आपके टीम मेंबर के पास कॉल आती रहेगी। हर 1 मिनट के बाद जैसे ही कस्टमर की कॉल कटी 60 सेकेंड्स में उसके पास दोबारा कॉल आ जाएगी। तो दिस इज वन ऑटोमेशन जो डायलर आज की डेट में हेल्प करता है। अब डायलर आपको ये भी हेल्प करता है कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर जब कस्टमर आपकी वेबसाइट देखने आता है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो जाकर वेबसाइट देखते हैं, प्राइस सेक्शन में जाते हैं, कोई इवेंट सेक्शन होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो डायलर क्या करता है, वहाँ के कस्टमर को ऑटो डायल करा देता है। ऑन प्रायोरिटी वो लीड्स डायल होती हैं जहाँ पे टीम मेंबर को अपनी स्क्रीन पे दिखता है कि ये वेबसाइट यूज़र है और ये प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहा था। तो आप ये सोचो, आपका कस्टमर वेबसाइट पे ढूंढने आया, यहाँ उसको कॉल होगी, हाय सर दिस इज निधि अनेजा, आप हमारी वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। दिस इज लीड इंक्रीज, जो आपका कन्वर्जन बढ़ता है ना, लीड वेस्टेज होती है उस समय वो बिल्कुल इंटरेस्टेड भी है क्योंकि सर्च कर रहा है आपको, वो ऑनलाइन खुद बैठा हुआ है और तुरंत कॉल आ गई है, सर मैं आपकी पूरी बात को जानना चाहूंगी कि आप क्या चीज़ ढूंढ रहे थे, मैं आपको बताऊंगी कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो वहाँ पे प्रोफाइलिंग शुरू होगी, उसकी नीड जाननी शुरू होगी। जब हमने लीड को कॉल कर लिया, समझ लिया, उसके बाद ऑटोमेशन आता है CRM के ऊपर। आपका जैसे हम एम्प्लॉयज़ का जमा पूंजी हमारा CV होता है, ऐसे ही एक बिजनेसमैन की जमा पूंजी उसके धंधे में उसकी लीड्स होती हैं। CRM एक ऐसी चीज़ है, अगर आप CRM लगा सकते हो CRM लगाओ, नहीं तो डैशबोर्ड बन जाते हैं बढ़िया। मैं तो सस्ते सुंदर टिकाऊ डैशबोर्ड बना के देती हूँ अपने कस्टमर्स को, आपको भी एक सैंपल दे दूंगी जिसमें मैक्रोज लगे होते हैं। आपको पूरा आपके कितने कस्टमर्स आए, किस टीम मेंबर को कितने कस्टमर्स आपने लगाए। सो फॉर एग्जांपल आज की डेट है 10 जून, तो उसमें डेट आ रही होगी, टाइम आ रही होगी, एजेंट का नाम आ रहा होगा, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर आ रहा होगा, ईमेल आईडी आ रहा होगा, फाइनल डिस्पोजिशन आ रहा होगा और रिमार्क्स आ रहे होंगे। अब जब ये टीम मेंबर इतने सारे कस्टमर से बात करेगा तो ये भूल जाएगा कि मैंने किससे क्या बात की थी, क्योंकि CRM एनालिसिस कोई नहीं करता, ना मैनेजर भी नहीं करते। उनको लीड मिल गई, जिसने जो पैसा निकाल दिया। CRM पे लगता है ऑटोमेशन। कोई क्लाइंट है जो कह रहा है कि मुझे कॉल बैक चाहिए, ठीक है, तो कॉल बैक की फनल कंटेंट की स्टेज तैयार होएगी कि इसने कॉल बैक मांगी है। अब जब तक मान लो उसने 5 दिन 4 दिन जो भी डेट लगी हुई है, उसमें इस कस्टमर को अपना क्या क्या हमें कंटेंट दिखाना है। मान लीजिए मैं उसमें ज़्यादातर जो कॉल बैक एंड कोल्ड कस्टमर्स होते हैं, जितने भी मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं, हमने निधि मैम के यहाँ पे ये सर्विसेज ली थी और आज हमारा बिजनेस यहाँ तक पहुँच गया, आज हमारा रेवेन्यू, इसको कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। आपके जितने एडवोकेट्स मार्केट में घूम रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट से उनकी लाइफ में, उनके जीवन में सक्सेस मिली है, उन सबकी वीडियो बनवाकर कंटेंट मार्केटिंग इन कोल्ड एंड कॉल बैक कस्टमर्स को कर दो। CRM में ऑटोमेशन लगा दो, स्टेजेस डिफाइन कर दो। कोल्ड कस्टमर होगा, जब तक ये पेमेंट नहीं करेगा, इसको ये डिफरेंट कंटेंट इस डेट पे जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हम डेट भी फिक्स कर सकते हैं? कॉल बैक के ज्यादातर 5, सर मैं तो 5 बोलती हूँ। आपका कोई भी कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड तब होता है जब आप 5 बार उससे फॉलोअप कर लो। अगर 5 बार फॉलोअप नहीं हो, नॉट इंटरेस्टेड आपने मार्क कर दिया, आपके सेल्स वाले में दिक्कत है, राइट। 5 अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए डिफरेंट टाइम पे, जब कस्टमर को इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ब्रीदर दिया जाए कि वो सच में सोच ले। 21 दिन के मैं साइकिल कहती हूँ, 21 दिन में 3-3 दिन बाद आपको कस्टमर्स को कॉल करना है, और 21वें दिन भी अगर वो बोले आफ्टर ऑल दिस जो हमने कंटेंट मार्केटिंग की है, तो वो सच में तेरा कस्टमर ही नहीं, तो उसको बेचियो भी मत। बेकार कस्टमर है वो, तेरे को बेच भी देगा तो जिंदगी तेरी खराब कर देगा वो।
उसको रेड फ्लैग कर दो भैया, ये क्वालिफाइड कस्टमर ही नहीं है, इसको जिंदगी में कभी बेचना मत। जब तक ये खुद हाथ पैर जोड़ के ना आए और इसको अपनी टर्म्स ना पता चले कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स आपके रिफंड्स बन के आ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। सो कमिंग बैक टू डायलर पे हमने टेक्नोलॉजी लगा दी कि जहाँ पे लैंडिंग पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर से लीड्स आ रही हैं, डायरेक्ट हमारी टीम मेंबर के पास जा रही है। टीम मेंबर को दिख रहा है कि ये इनबाउंड कॉल है, या किसी ने व्हाट्सएप पे इंक्वायरी की, उनको विंडो पे कॉल सोर्स दिख जाता है कि ये व्हाट्सएप पे कस्टमर आया था, इसको कॉल लग रही है, आउटबाउंड कॉल लग रही है। ये लैंडिंग पेज पे आया था, इसको हमने कॉल कर लिया है। ये हमारा वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर रहा था, कॉल कर लिया, और ये कस्टमर हमारा आउटबाउंड का डेटा है जो मेरे लीडर ने 100 लीड्स जो है डाल दिए हैं। अब जब हम उन्हें कॉल करने शुरू किए तो डिस्पोजिशन आएंगे, या तो कस्टमर रिंगिंग होगा, या कस्टमर कॉल बैक मांगेगा, या कोल्ड कस्टमर होगा थोड़ा टाइम दो, या वो पेमेंट लिंक मांगेगा। इन पांचों डिस्पोजिशन पे आप ऑटोमेशन लगा दो कंटेंट मार्केटिंग का, कि अगर ये कस्टमर बेकार कस्टमर है, नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर है, तो इसको वहीं पे खत्म कर दो। स्टिल मैं एनआई वालों के ऊपर कंटेंट मार्केटिंग मैं करती हूँ, मैं अपनी टीम में लगवाती हूँ। अच्छा, एनआई के बाद भी आप करते हो? मैं एनआई के बाद भी करती हूँ कि थोड़े थोड़े 15-15 दिन बाद इसको हम याद दिलाते रहे कि तू क्या मिस कर गया। मैं करती हूँ। बाकी कस्टमर्स के लिए आप पूरा फिक्स करते हो कि इसको ये कंटेंट, इसको फनल कहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग का फनल, ये जाएगा वो जाए। उससे क्या होता है कि आपका टीम मेंबर आज ऑफिस आया या नहीं आया, आपके कस्टमर के पास एक कंटेंट जा रहा है और उस पे उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये मेरे कस्टमर्स, और अगर तू ये करना चाहता है तो तू यहाँ पे कॉल कर ले, विच इज अ लैंडलाइन नंबर। रिमाइंडर बेसिकली जा रहा है उसके पास, उसको हमेशा याद दिलाया जा रहा है, रिकॉल क्रिएट किया जा रहा है। जबरदस्त उसके दिमाग से खेला जा रहा है कि तेरे को ये जो तूने नहीं लिया, ये तेरे को रिमाइंडर है कि तुझे ये लेना चाहिए था, तू क्या मिस करने वाला है। अब एक हमारे पास ऑटोमेशन ये भी आ गया है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जैसे आपने बोला मुझे लीड्स पे पैसा लगाना है, एक्सपेंशन करना है, हमारे पास पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी बहुत सारी लीड्स होती हैं। उसके लिए आप AI एजेंट्स बनवा लो, AI एजेंट्स बनवा लो, बहुत ईजी है। आज की डेट में कंपनीज हैं जो आपके आप सिर्फ ऑटोमेशन का काम करते हो। जो ये लोग व्हाट्सएप देते हैं ना, व्हाट्सएप API देते हैं, ये लोग AI एजेंट्स भी बना के देते हैं। आप उन्हें बोलो मुझे 2 AI एजेंट चाहिए अपनी कंपनी के लिए, वो AI एजेंट को ट्रेन करना पड़ता है कि कॉल कैसे लेनी है। जब वो कॉल करते हैं ना किसी कस्टमर को, तो आप ये समझ लो आपका टीम मेंबर ही कॉल कर रहा है उससे। आप भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये आपका खुद का निधि अनेजा कॉल कर रही है या इसका AI एजेंट कॉल कर रहा है, तो उसको ट्रेन करना पड़ता है अच्छे से। उससे क्या होता है ना, जो आपकी जितनी भी पुरानी लीड्स होती है ना, अगर आप अपने एक अच्छे टीम मेंबर को जो सिस्टम में, उसको आप 100 पुरानी लीड्स उठा के दे दो, 10 लीड के बाद वो बोलेगा सर बेकार डेटा है, हाँ कूड़ा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं सर, लेना ही नहीं चाहता। पूरी लीड्स को वो जनरलाइज कर देगा, सारा NI डेटा है, जबकि कॉल उसने कितनी की है, 10 की हैं, 10 में भी 5 ने फोन नहीं उठाए हैं, पर उसके हिसाब से ये कूड़ा डेटा है। मैं तो हमेशा टीम को डांट देता हूँ, मैंने खुद डिमोटिवेट हूँ, मुझे डिमोटिवेट मत करा के। हाँ, तो इसके लिए सर अब इंटेलिजेंट स्मार्ट सिस्टम इज AI। AI इज नॉट ह्यूमन, राइट। AI एक क्लाइंट की नीड को आइडेंटिफाई करेगा, आपके प्रोडक्ट की नीड उसके दिमाग में जगाएगा, जहां दोनों चीजें मैच करेंगी वो उसको क्वालिफाइड लीड मैप करके बोल देगा वी विल अरेंज अ कॉल बैक फॉर यू। ये लीड आपके बेस्ट ग्रीन वाले लोगों के पास जानी चाहिए, तब आपका पुराना डेटा पे कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। अगर मैं आपसे कुछ AI की, जब आप बात कर रहे हो, कुछ 4-5 टूल्स अगर मैं आपसे जानना चाहूँ जो हर एंटरप्रेन्योर को यूज करने ही चाहिए, वो कौन से टूल्स होंगे? सर एक तो है हमारा नोटबुक LM। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी वीडियोस देखते हो, ज्यादातर आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स यूट्यूब पे बिजनेस ग्रोथ मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता कि पूरी वीडियो देखें, तो वो क्या करते हैं, उस वीडियो को नोटबुक LM में डाल देते हैं, उसकी पूरी समरी बनकर आ जाती है कि इस वीडियो में क्या समझाया गया है। ठीक है। आप वेंडर्स को मेल भेजते हो, आप वेंडर्स को प्रपोजल्स भेजते हो, आप GST इनवॉइसेस भेजते हो, ठीक है। आप अपना पूरा डेटा देखते हो कि मेरे डेटाबेस में कितनी लीड्स पड़ी हुई हैं, कौन सी किस स्टेज पे पड़ी है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए मैं क्लॉड यूज़ करती हूँ, मैं क्लॉड को ट्रेन करती हूँ। क्लॉड एक टूल है। जब आप क्लॉड में लॉगिन करोगे तो क्लॉड बहुत सारी ना आपसे चीज़ें मांगता है कि आप PPT ज़्यादा यूज़ करते हो, आप एक्सेल एडवांस एक्सेल ज़्यादा यूज़ करते हो, आप क्या नाम है ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ करते हो। तो जो कनेक्टर आप यूज़ करते हो वो उसमें आप कनेक्टर ऐड कर दो, वहाँ पे ऑप्शन आता है। अब अगर आप वेंडर्स को मेल भेजते हो तो आप अपना मेल उसके साथ
ऐड कर दो। तो आप सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट दोगे, मतलब मुंह से बोलोगे कि मेरे ये वेंडर है, मुझे ये उसको डेफिनेटली भेजना होता है, ये मेरे प्राइसिंग रहते हैं, ये सब कुछ रहता है, ऑटोमेटिकली मेल्स जानी शुरू हो जाएंगे आपके क्लाइंट्स को। आपने P&L एनालिसिस करना है कि आज 10 तारीख तक मेरा कितना धंधा हुआ है और मैं आगे इस महीने क्या प्रिडिक्शंस दिख रही हैं। तो आप अपनी रेवेन्यू MIS जो है, अपनी प्रोडक्ट के प्राइस, रेवेन्यू MIS और अपनी कॉस्ट शीट क्लॉड पे डाल दो। क्लॉड आपको बता देगा कि इस महीने तू डूबने वाला है, तेरी लगने वाली है अच्छे से और इस महीने जो तेरे ये लाल टीम मेंबर्स हैं ये तुझे खा के जाएंगे। मतलब पहला आपने नोटबुक LM बताया, दूसरा आपने बताया क्लाउड यूज करो, और चैट GPT तो हर कोई हाँ, गूगल की बिल्कुल तरह यूज कर ही रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो ये 2 टूल्स तो हर एक के लिए बहुत जरूरी है। क्लॉड बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना पूरा P&L देख सकते हो, आप अपनी कॉस्ट शीट देख सकते हो, आप वेंडर्स को मेल भेज सकते हो, परफॉर्मा इनवॉइसेस भेज सकते हो, किसी को PIP एम्प्लॉय को निकालना है उसके लिए लेबर कोड के हिसाब से क्या टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए आप वो देख सकते हो, किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते, जहां आगे जाके ये एम्प्लॉय हमारी किसी चीज़ों को गलत यूज़ ना कर ले, आप क्लॉड को बता दो मेरी कंपनी में ये चोरी हो सकती है, मुझे एक एग्रीमेंट बता दे जिसमें ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड हो। ऐसा बढ़िया एग्रीमेंट बन के आएगा जो आप अपने लॉयर को दो, लॉयर भी वो सोच नहीं सकता जो हम सोच लेते हैं आज के दिन। मतलब बहुत सारे खर्चे आपके कम हो जाते हैं, लॉयर का खर्चा आपका मिनिमाइज हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, आपको मेल्स भेजने का खर्चा बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अपना एनालिसिस करना है वो आप फ्रीली कर सकते हो। मतलब आज AI का यूज़ करना जरूरी है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए। सर 100% जरूरी है ना। आप अभी हमने एग्जांपल दिया, आपका CA आपको प्रॉफिट दिखाता है, कैश फ्लो नहीं आता। आपको आज तक हमारे दादा परदादा को यही नहीं समझ में आया कि बैलेंस शीट में कैश है कहाँ, आपको भी नहीं समझ में आता कैश है कहाँ। जब आप अपनी बैलेंस शीट क्लॉड में डालोगे और इससे पूछोगे कैश है कहाँ, तो वो बताएगा बाबू रेवेन्यू आया है, कैश नहीं आया है, कैश तेरा आएगा 4 महीने बाद, तब तक तेरे खर्चे चल रहे हैं तो ये कैश कलेक्ट कर ले फटाफट। अच्छा, मैं कई सारी कंपनियों को देखता हूँ प्रॉफिटेबल तो होती हैं लेकिन हैंड टू माउथ हैं, पैसा ही नहीं है अकाउंट में, सैलरी नहीं निकाल पाती सर, सैलरी नहीं GST निकाल नहीं भेज पाती। क्या क्या रीजन है इसके पीछे? सर देखो, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपका कैश टू कलेक्शन, आपने कस्टमर्स, आपने रेवेन्यू बुक कर लिया, आपका कलेक्शन साइकिल बहुत बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। मतलब आप 60 डेज का टाइम दे रहे हो, आप 90 डेज का टाइम दे रहे हो, आप क्यों दे रहे हो टाइम? ज़्यादातर ये होना चाहिए कि 50% एडवांस, 30% आफ्टर मिडल ऑफ द, जब आपका सामान जो है रेडी हो गया, शिप हो गया है या उसकी दुकान तक चला गया है, एंड रेस्ट 20% आपको इमीडिएटली जैसे कि माल उसके गोडाउन में उतर जाता है। अब लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है। मैं कह तो रही हूँ कि बिजनेसमैन खुद इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा एक कस्टमर बहुत पुराना कस्टमर है, अब मुझे उसे नए कलेक्शन मैकेनिज्म पे लेके आना है, उसे बताना है कि भैया मेरे को धंधे में हर महीने कैश इन्वेंट्री चाहिए क्योंकि मुझे भी आगे माल खरीदना होता है, रोटेशन करनी होती है, तो भाई हम 50% एडवांस में लेके चलेंगे। क्या आपने कभी किसी को उधार से नगद में शिफ्ट किया है, जो बिना क्रेडिट के माल जिसका बिकता नहीं था, और अच्छा आपने कुछ ऐसी चीज़ें लगाई उसके बिजनेस में कि वो बेचता है तो नगद ही बेचता है? सर जब हमने उसका एक हमारे पास क्लाइंट था, फार्मास्यूटिकल में था, जब मैंने उसका लास्ट 6 मंथ्स का उधार दिखाया कि मार्केट से तूने इतना पैसा अभी लेना है, और जब मैंने उसको उसकी कंपनी के खर्चे दिखाए तो उसके लिए पहली बार आई ओपनर था। वो कर्जा लेने जा रहा था मार्केट से, जबकि उसने यही नहीं देखा था कि ये जो कर्जा वो लेने जा रहा है इतना, इससे ज़्यादा पैसा उसका मार्केट में रिकवरी में पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला पीछे का रिकवरी डालते हैं, कलेक्शन एजेंट्स बिठाते हैं और आगे के लिए ये नया सिस्टम बनाते हैं जिसमें 50% एडवांस पेमेंट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पेमेंट सर्विसेज अच्छी कर दे, अपनी गल्ला अपना अच्छा कर दे, यहाँ पैसा आया नहीं, यहाँ पर उसका सामान वहाँ पे मार्केट में गया नहीं। जो पहले तू भी ढील देता था कि कल चला जाएगा माल, परसों चला जाएगा माल, तो थोड़े से चेंजेस उसकी सर्विसेज में कराए, थोड़े से चेंजेस कम्युनिकेशन में कराए, जहाँ सबको मेल्स गई, सबको इन्फॉर्म किया गया कॉल पे कि अब हम कैश में काम नहीं करेंगे, हमें एडवांस में काम करना है, हम अब कलेक्शंस पे काम नहीं करेंगे, ये हमारे बैंक अकाउंट नंबर है, ये हमारे, अगर पेमेंट भी करनी है तो आपको ऐसे एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि उनकी इन्वॉइसेस तक के ऊपर ये सब कुछ करा दिया, पीछे का रिकवर कराया और आगे का जो है सिस्टम बनाया। 3-4 महीने के अंदर वो ठीक ठाक हालत में पहुंच गए। एक बड़ी समस्या क्या है, अभी मेरा क्लाइंट है शर्ट्स मैन्युफैक्चरर है, अब उसके साथ क्या दिक्कत है, बोलता है कि मैं मार्केट में
सस्ता भी बेच रहा हूँ और उधार भी बेच रहा हूँ। मैंने कहा उधार बंद करो, थोड़ा सा और अपनी ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करके तुम कैश बेचना शुरू करो। बोल रहा है कि अगर मैंने उधार बेचना बंद किया तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं उसी दुकान पे उधार देने के लिए। तो इस कंपटीशन को कैसे जीते हैं? देखो सर, अगर तो वो कोई ब्रांड है, कोई ब्रांड है क्या वो? मतलब अभी तो नहीं है बड़ा ब्रांड, लेकिन ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, क्वालिटी अच्छी है उसकी। देखो मेरी बात सुनो, ये वो बात हो गई कि माँ बाप ने अपनी बेटी को घर से बाहर निकाला और ये बोला कि तेरी शर्ट तेरे को ऐसे बैठना है, हाँ। और तेरे को अपनी चुन्नी ऐसे संभाल हाँ। के चलनी है। अब बेटी अगर चुन्नी उतार के और अपने कपड़े उतार के बैठी है तो कोई भी लूट लेगा। आई एम सॉरी, बैड एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप अपने बिजनेस के जो स्टैंडर्ड, तू पैसे को देखे जा रहा है, ये वही एग्जांपल हो गया कि 6 महीने बाद तेरे को कलेक्शन करनी इतनी मुश्किल हो जाएगी कि दुनिया से उधार लेनी पड़ेगी, तू सैलरी तक नहीं निकाल पाएगा। कौन मार्केट से HDFC बैंक, ICICI बैंक कलेक्शन 60-70% कर पाते हैं भाई? तू तो लल्लू लाल है। हाँ, NPA तो इनके भर भर के हैं। तो वही तो कह रही, तू तो लल्लू लाल है, तेरे को तो मार्केट का भी पता नहीं। मसा तो तू मार्केट के अंदर उतरा है। तो जो मार्केट के अंदर कलेक्शन करनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो तू क्या देख के खुश हो रहा है? ये कि मेरे पास ज्यादा कस्टमर और उधार पे माल बिक रहा है, या तेरे को इस पे खुश होना चाहिए कि जो आ रहा है वो एडवांस आ रहा है, इसी से ग्रो करूंगा चाहे जितना ग्रो करूंगा? हाँ, मतलब कि अपने PNL में ज्यादा प्रॉफिट मत दिखाओ, गल्ले में ज्यादा कैश दिखाओ। कैश ही है सर। तू अगले महीने की तनख्वाह कैसे निकालेगा? तू माल कैसे लाएगा? अगर तूने पीछे की रिकवरी नहीं की, या तो एजेंसी हायर करेगा जो तेरी रिकवरी कराएंगे, उसमें से भी मरेगा पैसा। तुम गुंडे ले आओ, तुम रिकवरी एजेंट ले आओ। आज की डेट में इंडिया में 60% से ज़्यादा रिकवरी किसी भी धंधे में नहीं हो रही है। तो भाई तू ये कह रहा है कि मैं 100% से खुश नहीं हूँ, मेरे को 60% रिकवरी मंजूर है, मैं 100 बेच रहा हूँ, 60 लोगों का सामान में पैसा मैं जेब में लेके आऊँ, 40 में दान कर रहा हूँ, तो बेवकूफ़ है भाई तू। तो करते रहो दान, और उस दान को कलेक्ट करने के लिए बाद में तेरे को रिकवरी एजेंट्स लगाने पड़ेंगे, लोग हायर करने पड़ेंगे, और लीगल और इन सब चीज़ों में जाना पड़ेगा। तो धंधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चला लो ना यार, क्या दिक्कत जा रही है आपकी? जब आपके धंधे का असूल है 50% एडवांस, मतलब तेरे पास 100 कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनका 50% आ गया, जिसका 50% तुम्हारी जेब में आ गया ना, वो 50% कस्टमर अपना मरने नहीं देगा, वो 50% आपको देगा ही देगा, क्योंकि उसको माल तब मिलेगा जब बाकी का पेमेंट आएगा। तो सेल्स में आपको बहुत चीज़ें देखनी है, आपको कैश टू क्रेडिट रेशियो भी देखना है, आपको टीम टर्नओवर भी देखना है, टीम कैसे लंबी टिके ये भी देखना है, टीम को कैसे इंसेंटिवाइज करना है वो भी आपको देखना है, और किस तरीके से आप छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाएं, ये भी सेल्स बड़ा रोल अदा करती है। मैम लास्टली कोई टिप्स अगर आप देना चाहें उन एंटरप्रेन्योर को जो भी सेल्स में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, किसी पॉइंट पर अटके हुए हैं? देखो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने 5 डिपार्टमेंट्स आज से रिव्यू करना शुरू कर दो। अपने सेल्स डिपार्टमेंट में देख लो रेड ब्लू ग्रीन में कौन लोग हैं, अगर नहीं है तो उनको डाइवर्सिफाइड करा दो, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। अपनी मार्केटिंग टीम की जितनी लीड्स, जितने कैंपेन्स चल रहे हैं, जो हमने लीड क्वालिफिकेशन की बात की है, लीड्स के कैंपेन्स चेक करना शुरू कर दो। क्या डेड लीड्स आ रही हैं, क्या नॉट इंटरेस्टेड ज़्यादा आ रही हैं, नॉट कॉन्टैक्टेड ज़्यादा आ रही हैं, इसका मतलब पैसा बर्न हो रहा है, आपकी सेल्स टीम आपको छोड़ के जाएगी अगर लीड्स उनको ठीक से नहीं मिली। फाइनेंस के अंदर अपने प्लीज PNL एंड कॉस्ट शीट देखिए, हमने इतना लंबा एनुअल प्लान का डिस्कशन किया, आप एनुअल मत देखिए, आज ही अपना गल्ला उठा के देखिए कि इसमें कैश फ्लो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। HR के अंदर HR को रिव्यू कीजिए, देखिए कि वो क्या JD मार्केट में किसी एम्प्लॉय को आपकी कंपनी में लाने के लिए सामने दे रहा है। आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका HR, अगर गलत रिप्रेजेंटेशन हो तो कंपनी का नुकसान है, आपकी गुडविल का नुकसान है, लोग नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो आपका धंधा बर्बाद होगा। तो ये 5 डिपार्टमेंट जरूर देख लीजिए, इनकी चेकलिस्ट मैंने आपको दे दी है, इनको अगर आपने देखना शुरू, और कहीं दिक्कत आए कमेंट में लिखिए, पर्सनली मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी आशीष भाई के पॉडकास्ट पर लिखिएगा ज़रूर कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। कुछ भी PDF चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको सारे दूंगी। और निधि आनंद जी को फॉलो करिए आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आपको भर भर कर नॉलेज मिलेगी, आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आप अपने बिजनेस के हीरो बन सकते हो। जीरो बन के मत बैठो, आप हीरो बनो। अगर आप कैश में नहीं बेच रहे हो तो आप अपने बिजनेस का कत्ल कर रहे हो, और ऐसा मत करो भाई। आपको हमेशा समझना चाहिए कि जो पैसा आपने लगाया है, या तो अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है, या फिर बैंक से लेकर लगाया है, वो आपको लूट कर ले जाएगा। तो कोई और आपको क्यों लूटे? आप ऐसी गलतियां मत करो। किस तरीके से सेल्स बढ़ानी है, मार्केटिंग अच्छी कैसे करनी है,
बिजनेस को कैश इनरिच कैसे करना है, ये सब कुछ आपको आज सीखने को मिला होगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यकीन मानिए सभी आपके कमेंट्स का, सभी सवालों का जवाब जरूर मिलेगा और ऐसे ही सवालों के जवाब आपको लगातार मिलते रहेंगे फ्रेंचाइजी बताओ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और ये भी मिलेगा कि बिजनेस को ग्रो कैसे करें। तो निधि जी, आपने आज बहुत ही शानदार तरीके से सारे सवालों को जवाब दिया और जो भी सवाल आएंगे उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों का जवाब जरूर दें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके लिए थैंक यू। फ्रेंचाइजी बताओ मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मैं भारत की जनता को जब ग्रो करते देखती हूँ दिल में खुशी होती है। और सर ने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से हो, बिजनेस कोई और करना चाहते हो, बैकग्राउंड कुछ और होता है, गल्ला होता है, कैश होता नहीं होता, बट ये सब कुछ समेट के आपको एक सही कंसल्टिंग एंड गाइडेंस देते हैं और ये एक मेंटर का काम होता है जो वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ आशीष अग्रवाल सर का जो पॉडकास्ट आज हमने किया, आपके कोई भी डाउट्स हो, आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू मैम। देखते रहिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। ऐसी जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, शेयर करने के लिए भी होती है। धन्यवाद।